दोस्तों नमस्कार। आपके बीच हम यूपीएससी जो 2024 में पीटी जिनको देना है उनके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने इकोनॉमिक्स किया था, अब आपके बीच में हिस्ट्री लेके आया हूँ कि 2011 से पहले 2011 से लेके 2023 तक हिस्ट्री से जितने भी सवाल पूछे गए हैं 2011 से 2023 तक हिस्ट्री के जो भी सवाल पूछे गए मैं उनका एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आपको पता होता है तो आपकी तैयारी में आपको बहुत अधिक सपोर्ट मिलता है, बूस्ट मिलता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अगर आपको पता हो तो आपको अगर यूपीएससी के रियल एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना भी पता हो तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। आधुनिक भारत, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है पढ़िए। तो यहाँ पे मिस प्रिंट से 1993 की जगह आप यहाँ पे 1793 लिख लीजिएगा, 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को समानता इसके कारक के रूप में देखा जा रहा है कि आप जानते होंगे 1793 जिसे हम लोग कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति अधिक सशक्त बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों का अधिपति बनाना ये तो गलत बात है सॉरी, इसका आंसर डी होगा, आप जानते हैं। आप पढ़ लीजिए, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका आंसर डी क्या होगा। अंग्रेजों के द्वारा भारत में टोटल 3 व्यवस्था लाया गया था। आइए हम एक बार उसको देखते हैं कि 3 व्यवस्था कौन कौन लाया गया था। आइए 3 व्यवस्था थे जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम था, जिसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू सिस्टम। तो 3 था। एक था अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त जो 1793 में आया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा था महालवारी महालवारी और तीसरा था रैयतवारी। ये 3 व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा रेवेन्यू के लिए लाया गया था। तो ये लाया गया था किन के द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कॉर्नवालिस पूछा भी जाता है। और ये लगभग 20% या 21% के आसपास भूमि पर ये लगाया गया था। और हमारा जो अस्थायी बंदोबस्त था वो कहाँ था? बंगाल के इलाके में, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। अगर हम महालवारी की बात करें तो महालवारी मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड मैकेंजी। और महालवारी हमारा था सिंध यानी पंजाब साइड में। तो ये लगभग 29 या 28% के आसपास भूमि पर था। और रैयतवारी जो हमारा था ये मद्रास साइड में था, साउथ में, और ये लगभग 51% भूमि पर था। और ये लाया था हेक्टर मुनरो और रीड के द्वारा, मुनरो प्लस रीड। तो हम परसेंटेज इसलिए बताएं कि यूपीएससी का क्या होता है, एक नेचर है, कभी कभी वो ये पूछ लेता है कि सर्वाधिक कहाँ पे था, सर्वाधिक भूमि पर या सर्वाधिक रैयतवारी व्यवस्था थी। तो ये कई बार यूपीएससी इस तरीका से अपने ऑप्शन में फंसाने के लिए डाल देता है कि एग्जैक्ट डाटा न पूछ के वो डाटा एनालिसिस पूछ लेता है। इसलिए मैं बता दें कि सर्वाधिक भूमि पर रैयतवारी थी, फिर महालवारी, और सबसे कम भूमि पर अस्थायी बंदोबस्त। तो किसने लाया था और क्या व्यवस्था था? महालवारी में गांव का एक महाल होता था मुखिया, वो टैक्स देता था। रैयतवारी में किसान सीधे, और अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार, तो जमींदार उनको टैक्स अंग्रेज को देता था। तो ये नीलामी होती थी वहाँ पे, इतना दिन के लिए आपको दे दिया गया है। तो ये तीनों रेवेन्यू सिस्टम मॉडल हम आपको बता चुके हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, इसी संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैंने तीनों को जिक्र कर दिया आपके सामने। तो पहला आंसर उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे कि ऐसा कोई बात नहीं था, रैयतवारी व्यवस्था में जो था वो हम आपको बता चुके हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। चलिए आगे चलते हैं।
अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अधिकृत किया गया था? तो आप जानते हैं ये होगा 1833। और कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को बनाया गया था। 1833 का आप एक्ट पढ़े होंगे। अगर इसके विषय में और अधिक जानना हो तो आप पढ़ सकते हैं। 1833 में क्या किया गया था कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जो 1813 में, जो हमारा इससे पहले 1813 का चार्टर था, तो वहाँ पे क्या किया गया था? चाय और चीनी को छोड़ के बाकी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था। लेकिन 1833 में उन सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और सत्ता का केंद्रीकरण हो गया था कि जो गवर्नर जनरल था मद्रास, मुंबई और बंगाल का, भारत गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया था। एक ही गवर्नर जनरल रहेगा, उसके अंदर सब लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे। तो ये समझ गया आप 1833 पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, और इसके विषय में दिए अगर आपको और पढ़ना हो तो वीडियो के हमारे अपने एक समय सीमा, इसमें बहुत अधिक हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। अगर आप 26 मई 26 मई को यूपीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या किसी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, हम आपको पीटी में हेल्प कर देंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में? तो पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये होगा पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है। बहुत आदमी यही फंस जाएगा कि यार इसका मतलब क्या होता है। तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है देखिए, हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द। तो इसका मतलब 19th सेंचुरी का मतलब हो गया 1800 से लेके 1899 तक, ये हो गया 19th सेंचुरी। और पूर्वार्ध का मतलब आपको हो गया कि 1800 से लेके 1849 या आप 50 भी कह सकते हैं। और अगर यहीं पर उत्तरार्ध लिखा होता तो उत्तरार्ध का मतलब होता 1850 से लेकर 1899 तक। अब देख लीजिए क्या कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव। तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका तो सिंपल है ना कि मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश। ये तो गलत बात है भाई। देश में रेलवे लाइनें, तो रेलवे लाइन तो 1853 में पहला ही बना था ना, कि नहीं बना था? तो ये कैसे हो जाएगा बताइए? यदि आप नहीं भी जान रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और सब ऑप्शन कम। आप कह रहे हैं कि ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क। अरे भाई, आयात पे भारी शुल्क क्यों लगेगा? हमारे यहाँ अंग्रेज जब शासन ही करे थे, अंग्रेज पूरा का पूरा यहाँ मालिक ही था, आयात पे शुल्क लगेगा कभी? क्या नहीं लगेगा ना, समझ गए? इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे हम चलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये कूट वाला आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। सी डी आजा भाई। तो अगला है, हाँ चलिए, अब आपको दिख रहा है लास्ट में डी में 1 2 3 4 है। हाँ दिख रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में गृह व्यय। क्या शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, गृह व्यय क्या होता है? गृह व्यय को इंग्लिश में कहते हैं होम चार्जेज। यहाँ पे लिखा हुआ होम चार्जेज। तो होम चार्जेज क्या होता है? पहले हम होम चार्जेज का कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि होम चार्जेज ये होता है कि जिस समय भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे तो पैसा तो वो भारत से ले रहा था, लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट भारत को नहीं मिल रहा था। मतलब कि सपोज कीजिए कि अगर पैसा भारत से लिया, भारत के किसान से लिया, जैसे अभी का एग्जांपल अगर हम आपको समझाएं कि भारत सरकार टैक्स वसूलती है लेकिन खर्च भारत में ही करती है, चाहे वो गरीब कल्याण के लिए हो, रोड बनाने के लिए हो, जो भी खर्च हो, तो फायदा किसको मिल रहा है? भारत के नागरिक को मिल रहा है ना उसका। कहेंगे हाँ, लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे? पैसा तो भारत से ले रहे थे लेकिन खर्च कर रहे थे भारत से बाहर। जैसे ब्रिटेन में अगर कहीं और वो यूरोप में कोई युद्ध लड़ रहा है, अरब कंट्री में कोई युद्ध लड़ रहा है, तो वो वहाँ खर्च कर रहा था, तो उसका डायरेक्ट कोई बेनिफिट भारत की जनता को नहीं मिल रहा था। यदि अंग्रेज यहाँ से पैसा कमाते और यहीं वो खर्चा करते, सपोज कि यहाँ के कृषि में इन्वेस्ट करते, जैसे रेलवे में बाद में उन्होंने इन्वेस्ट किया, ये सब करते, तो यहाँ से क्या होता? तो ये भारत के नागरिक को बेनिफिट मिलता। लेकिन वो पैसा भारत से ले रहा है और खर्च कर रहा है ब्रिटेन की धरती पर, खर्च कर रहा है अमेरिका की धरती पर, खर्च कर रहा है अरब के धरती पर, तो उससे भारत के नागरिक को कोई प्रत्यक्ष लाभ तो नहीं मिला। इसे ही कहते हैं होम चार्जेस। तब आइए अब देखिए ऑप्शन पढ़िए आप। होम चार्जेज आप समझ गए। पहला ऑप्शन है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो अब देखिए इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए लंदन में, तो खर्च लंदन में हो रहा है ना, तो फिर भारत के नागरिक को तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। अब उनके वेतन और पेंशन जो है, तो पेंशन कहाँ खर्च होगा? ब्रिटेन में। तो ये भी ऑप्शन सही है कि वेतन और पेंशन मिलेगा तो क्या होगा? ब्रिटेन में खर्चा होगा ना।
वेतन अपना भेजेगा ब्रिटेन। आप सपोज कीजिए कोई अधिकारी है, आप आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी बनते हैं किसी अन्य स्टेट में आपको कैडर मिलता है, आप जाते हैं काम करने के लिए आईएएस में, पीसीएस में आप किसी जिले में, तो पैसा कमा क्या करता है, आप अपने फैमिली भेजते हैं। तो वही तो बात है ना, तो पेंशन और वेतन ब्रिटेन में जाके खर्च हो रहा था ना, तो उसका भी कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा था भारतीय नागरिक को। और भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में, यहाँ तो लिखा हुआ है कि भारत के बाहर, तो इसका आंसर मतलब 1 2 3 और तीनों सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 131 समझ गए। हाँ, अब हमने आपसे कहा था कि रैयतवारी हम ऊपर आपको बता दिया था, इसलिए हम बता दिए थे कि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। रैयतवारी बंदोबस्त आपसे कहा था कहाँ पे, मद्रास साइड में, किसके द्वारा, तो हेक्टर मुनरो और रीड के द्वारा, ठीक है, मुनरो और प्लस रीड 2 व्यक्ति थे, इन दोनों के द्वारा। कर किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये बात सच है, हमने बताया। ये रैयतवारी में जो रैयत थे, किसान थे, वो सीधा सरकार को पैसा देते थे। अगला है सरकार रैयत को पट्टे में देती थी, ये बात भी सच है। दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, संपूरक शब्द स्टेटमेंट है। अगला कह रहा है कि कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था, ये बात सही है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो किस किसान से, किस रैयत से कितना टैक्स लेना है, इसका निर्धारण कैसे होगा। और अगर आपको अकबर का 10 साला पद्धति पता है, तो वो बहुत पहले से भारत में चला आ रहा है। तो ये इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 और 3 सी। आप समझ गए होंगे तीनों क्यों सही है। चलिए, तो रेवेन्यू सिस्टम का आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, तो बताइए आर्थिक आलोचक कौन कौन थे उपनिवेशवाद के। तो दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम भी थे, और आर सिद्धत थे, तीनों थे। आपको दादा भाई नौरोजी का पुस्तक ही पता होगा, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसकी पुस्तक नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी की, जो इनके द्वारा 1901 में लिखा गया था। तो यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों सही है कि कौन कौन से आलोचक थे, तो तीनों ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आलोचक थे, और तीनों बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो ये तो फैक्चुअल जानकारी है, इसके विषय में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला हम बात करते हैं फिर देखिए, ये रैयतवारी बंदोबस्त क्वेश्चन आ गया ना, रैयतवारी बंदोबस्त। और अभी हमने आपसे ऊपर में बताया, तो रैयतवारी बंदोबस्त यही होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप किए होते हैं ना, तो देखिए कई क्वेश्चन तो सेम कंटेंट रिपीट नहीं होता भाई, लेकिन उस बार पूछ लिया कितने % भूमि पर लगा हुआ है, अगली बार पूछ लिया किसने लगाया है, अगली बार पूछ लिया किसके लिए लगाया है, तो वही कंटेंट को उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के पूछते रहता है। तो आइए, कह रहा रैयतवारी, हमने बताया क्या, हेक्टर मुनरो, सॉरी हमने बताया था रीड और मुनरो दोनों लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। समझ गए आप एकदम। अभी हमने आपसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया, अस्थायी बंदोबस्त जो रेवेन्यू सिस्टम था, और कितने क्वेश्चन वहाँ से पूछ चुके हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं यदि आपको कोई दिक्कत हो समझने में, आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए, अगर अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि युग्म पर विचार कीजिए और किस युग्म के नेता कौन थे। तो आत्मसम्मान आंदोलन, रामास्वामी नायकर सही है। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बीपीएससी में तो ये क्वेश्चन इतना पूछता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। स्वामी सहजानंद पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी। अस्पृश्यता और लीग आ गया तो महात्मा गांधी, और अस्पृश्यता और अगर फेडरेशन आ गया तो BR अम्बेडकर। तो इसका तीनों सही, 1 2 3 तीनों सही है। ये तो पूरा फैक्चुअल जानकारी है। चलिए, संगठन से क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं। आगे की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए, कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग विचार करते हैं। औपनिवेशिक शासन, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली उन्मूलन में सहायक थे। यस, गिरमिटिया क्या है बताइए आपके, गिरमिटिया से क्या है। तो गिरमिटिया शब्द अगर आप नहीं जानते तो आपको परिचित होना चाहिए गिरमिटिया शब्द से। गिरमिटिया शब्द वो होता है कि जब अंग्रेज भारत से, यानी दास व्यापार होता था, अन्य देश में काम करने के लिए मजदूरों को ले जाया जाता था। एक एग्रीमेंट के तहत, एक एग्रीमेंट होता है, यदि अभी भी देखिए आप किसी से कहीं जाते हैं, किसी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एक एग्रीमेंट होता है। तो जो हमारे भारतीय थे मासूम से लोग, वो एग्रीमेंट नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट को गिरमिट कहना शुरू कर दिया। एग्रीमेंट गिरमिट, तो वही शब्द आ गया वहाँ से गिरमिटिया। तो गिरमिटिया आप एक पुस्तक भी लिखे, राजकिशोर जी का एक पुस्तक है गिरमिटिया मजदूर को लेकर। बीपीएससी में सवाल कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये सही है, महात्मा गांधी ने ऐसा काम किया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड वार कॉन्फ्रेंस के महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था,
तो ये गलत है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, अगर लॉर्ड चेम्सफोर्ड अगर बात करें तो चेम्सफोर्ड कब थे? 1919 में, 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हम जानते हैं उससे पहले था, 1919 से पहले, और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने ये भारतीयों से निवेदन किया था कि आपको अंग्रेजी सेना में शामिल होना चाहिए था और अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए थी। तो यहाँ का समर्थन नहीं किया था, ये गलत है, गांधी जी समर्थन किए थे। और तीसरा है कि भारत के लोगों द्वारा, तीसरा है भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये सही है, ठीक है। जो आप जानते होंगे दांडी मार्च के द्वारा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, उसके बाद हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। आप इस घटनाक्रम के इतिहास में पढ़े होंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे आपका पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। और यहाँ पे हम बीपीएससी के लिए क्वेश्चन बता दें, हो सकता है बीपीएससी का कभी भी कोई भी एग्जाम पूछ सकता है, यूपीएससी भी। इस जो दांडी मार्च हमारा था, जो 6 मार्च से 12 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था ये दांडी मार्च। तो इसमें बिहार से मात्र एक ही व्यक्ति शामिल थे, एक व्यक्ति शामिल थे, उसका नाम था गिरिवरधारी चौधरी, ठीक है, गिरिवरधारी चौधरी उनका नाम था। तो ये नाम आप याद रख लीजिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च के बाद नमक कानून तोड़ते हैं गांधी जी और शुरू हो जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे चलते हैं। 137 137 देख लीजिए क्या है। सर तेज बहादुर सप्रू, तो उन्होंने इस किस पद पे थे? तो अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ, केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा, और पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आप जानते हैं कि ताशकंद में इसका स्थापना 1920 में हुआ था, सीपीआई का। चलिए, तो इसमें अब ये तो पूरा का पूरा फैक्चुअल जानकारी है, इसमें कॉन्सेप्ट तो कुछ है ना, आपको याद करना पड़ेगा। बट तेज बहादुर सप्रू सर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कुछ नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए था। भारतीय साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पे सवाल लगातार पूछते ही रहता है, इसकी स्थापना कब हुई, किनके द्वारा किया गया, इनके सचिव कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए था। तो ये आप तीनों से है यहाँ पे, 1, 2 और 3 ये फैक्चुअल जानकारी है, और तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 37 हो गया। 38 कह रहा है क्या कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर, मतलब अस्पृश्य समुदाय आप जानते हैं, अस्पृश्य समुदाय हमारा जो छुआछूत वाली समस्या थी, ठीक है। तो अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? 2020 का ये सवाल है। विटाल विध्वंसक तो पत्रिका है, आप जानते हैं पत्रिका से सवाल, पुस्तक से, संगठन से यूपीएससी सवाल पूछता है, अनेकों बार पूछता है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। तो विटाल विध्वंसक किसका है, जरा थोड़ा दिमाग लगाइए। तो करमचंद जी का और भीमराव अम्बेडकर का तो नहीं हो सकता है, अगर होता तो पता होता। यह है गोपाल बाबा वलंकर का, गोपाल बाबा वलंकर का ये पुस्तक है। विटाल विध्वंसक ये मासिक पत्रिका है, उन्हीं का है, ठीक है। तो आप समझिए 138 नंबर, ये रटने वाली चीज़ है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यूपीएससी का अगर सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ भी है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महान महापुरुष, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो ये सिलेबस में लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा है। ये सब चीज़ तो रटने वाला है, लेकिन हम ये बताए, देखिए ये 4 नाम जो है, ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राष्ट्रीय आंदोलन जब इंडियन नेशनल मूवमेंट को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये 4 नाम बार बार आते हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक रहा है। तो किसी के बारे में भी नहीं पूछ लेता है, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक रहा उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो वो व्यक्तित्व आपको पता होना चाहिए था। ये इसका मतलब ये हुआ कि हो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको लाला लाजपत राय, ठीक है। तो मैजनी की जीवनी से प्रभावित थे लाला लाजपत राय, ये काफ़ी प्रभावित थे, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए इनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। बिहार में अगर देखेंगे तो बिहार के बीपीएससी में पूछ लिया था 69 में कि हमारा जो सेफ्टी बल्ब सिद्धांत है, सेफ्टी बल्ब सिद्धांत किन के द्वारा दिया गया था? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। तो हम क्या बताते कि ये लोग ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पे कभी भी सवाल पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए था, इस तरह के व्यक्तित्व को। अगला सवाल है,
1920 में निम्नलिखित में से किसे अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? स्वराज सभा किसने अपना नाम चेंज करके रख लिया था? ये देखिए, तो इसमें अब जैसे हिंदू महासभा हो गया, साउथ इंडियन लिबरेशन हो गया, द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो गया, तो इस पे भी कई बार ये गोपाल कृष्ण गोखले का संगठन आपको पता होगा। गोपाल कृष्ण गोखले का ये संगठन, ये काफ़ी फेमस संगठन रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन रहा है। तो इनके संगठन के बारे में पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए था। तो इसका आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग। होम रूल लीग का मतलब क्या हुआ था? स्वशासन, तो स्वराज सभा। ऐसे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिंक कर सकते थे कि भाई हिंदू महासभा, तो आज भी उसका नाम हिंदू महासभा ही है। आज भी आप देखेंगे तो हिंदू महासभा संगठन आज भी चलता है, कार्यरत है वो। साउथ इंडिया लिबरेशन फेडरेशन तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, और डी है नहीं। एलिमिनेशन से भी आप पकड़ सकते थे कि ऑल इंडिया होम रूल लीग स्वराज सभा इसका आंसर होगा। ये स्वराज सभा थे। चलिए अगला हमारा 141 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के विषय में क्वेश्चन पूछा गया। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब होती है? ये जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, इन लोगों के द्वारा किया गया था। शायद 1934 में किया गया था, एग्जैक्ट 1934 ही है शायद, या 1931, एक बार 1934 शायद। ठीक है, तो लेकिन आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि के द्वारा ये किया गया था। तो इनके विषय में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको देखिए। इसने ब्रिटिश काल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की थी। गलत है भाई, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ये सब कभी ऐसा नहीं किए थे। 1934 में इसकी स्थापना की गई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। फिर एक ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व स्थापित करना चाहता था। ऐसा हो सकता है क्या? जयप्रकाश नारायण को जननायक कहा जाता है भाई, नहीं लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश बाबू। तो लोकनायक ये सर्वहारा वर्ग, ऐसा गलत है। फिर एक हमारा इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। नहीं, ये तो अंबेडकर साहब चाहते थे, ये लोग नहीं चाहते थे। इनमें से इसका हो जाएगा कोई नहीं, कोई सही नहीं है। तो देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, तो क्या बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर्सनैलिटी था, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। तो चलिए, हमारी वीडियो का अपनी एक समय सीमा है, तो इसमें से हम कुछ काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको ज़रूरत हो हमारी, तो हमारे दिए गए नंबर पर अपने संपर्क करके 26 मई को अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, या 26 मई के बाद 2025 के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मुखर्जी नगर में हमारे संस्थान है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।